अगर हम विज्ञान को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी संख्याओं के साथ गणनाएं करनी होती हैं। अब चाहे वह भौतिकी हो, रसायन शास्त्र हो या विज्ञान की कोई और शाखा। और कई बार यह संख्याएं अत्यंत बड़ी या अत्यंत छोटी होती हैं। आप कुछ बड़ी संख्याओं के बारे में सोचिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्यों के शरीर में कितने परमाणु होते हैं, या मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं, या पृथ्वी का द्रव्यमान किलोग्राम में बताइए, तो इन सभी चीजों का मान एक अत्यंत बड़ी संख्या होगी। अब यदि मैं आपसे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछूं तो यह अत्यंत ही छोटी संख्या होगी। तो विज्ञान पढ़ते समय आपको इस तरह की संख्याओं के साथ काम करना होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, आवागाद्रो संख्या, जो कि आपको रसायन शास्त्र में साधारणतया देखने को मिलती है। आवागाद्रो संख्या, तो इसका मान होता है 6, 0, 2, 2 और इसके बाद में 20 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यह एक बहुत ही बड़ी संख्या है। अगर आप यह जानने के उत्सुक हैं कि यह आवागाद्रो संख्या क्या है, तो यह कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम मात्रा में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। तो यहां हमें इन सिद्धांतों की बात नहीं करनी है, हमें इन बड़ी सी संख्या या छोटी सी संख्या को प्रदर्शित करने का एक उपयुक्त तरीका देखना है, जिसे हम वैज्ञानिक संकेतन कहा करते हैं। वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन। तो इन बड़ी सी संख्याओं को उपयुक्त या आसान तरीके से प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसे हम वैज्ञानिक संकेतन कह रहे हैं। वैज्ञानिक संकेतन को आगे बढ़ाने से पहले हम इसमें प्रयोग होने वाली कुछ मूलभूत चीजों को समझते हैं। जैसे 10 की घात 0, इसका मान होता है 1। 10 की घात 1 का मान होता है 10। 10 की घात 2 का मान हुआ करता है 100। 10 की घात 3 का मान 1000। तो आप यहां यह समझिए कि 10 की घात का मान यहां पर 0 है, तो यहां पर भी कोई शून्य नहीं आ रहा है। यहां पर 10 की घात में 1 लिखा हुआ है तो यहां पर एक शून्य आ रहा है। 10 की घात में 2 लिखा हुआ है, 2 शून्य है। 10 की घात में 3 लिखा है तो यहां पर 3 शून्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि 10 की घात में जो भी संख्या लिखी होगी वहां पर उतने ही शून्य आपको लगाने होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं 10 की घात 100 लिखता हूं तो इसका मान रहेगा 1, और 1 के बाद में मुझे कितने शून्य लगाने होंगे? 100 शून्य लगाने होंगे। अच्छा, इस संख्या को हम बोला करते हैं गूगोल। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला है गूगोल। यह ब्रह्मांड में संभावित परमाणुओं की संख्या है। हम ब्रह्मांड में वास्तविक परमाणुओं की संख्या तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन यह एक लगभग या संभावित परमाणुओं की संख्या है। जो हम इंटरनेट पर गूगल सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं उसका नाम भी इसी गूगल से प्रेरणा लेकर के रखा गया है। चलिए, तो अब हम इस आवागाद्रो संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। 6 के बाद में लिखी हुई संख्याओं को गिनते हैं तो 20 जीरो और ये 3 संख्याएं, मतलब कुल मिलाकर के 23 संख्याएं हो गई। तो अगर मैं 10 की घात 23 लिखता हूं तो इसका अर्थ यह हुआ कि 1 के बाद मुझे 23 जीरो लगाने होंगे, और इसे मैं 6 से अगर गुणा कर देता हूं तो 6 गुणित 10 की घात 23, इसका अर्थ यह हो जाएगा कि 6 और इसके बाद में 23 शून्य। तो अगर आप इस संख्या को इस आवागाद्रो संख्या से मिलाएं तो यह संख्या लगभग लगभग आवागाद्रो संख्या के बराबर है। पूरी तरह से तो यह आवागाद्रो संख्या के बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको 6.022 गुणित 10 की घात 23 लिख देता हूं तो इसका अर्थ क्या हुआ ये आप समझिए कि यह हो जाएगा 6.022, और क्योंकि यहां पर 3 संख्याएं हैं दशमलव के बाद में, तो उसके बाद में 23 में से अगर 3 गया तो 20 बचेगा, और यहां पर मैं कितने शून्य लगा दूंगा? 20 शून्य लगा दूंगा। तो यह संख्या पूरी तरह से आवागाद्रो संख्या के बराबर हो जाएगी। तो आवागाद्रो संख्या का वैज्ञानिक संकेतन हुआ 6.022 गुणित 10 की घात 23।
तो इस बड़ी सी संख्या को लिखने का एक आसान और उपयुक्त तरीका है वैज्ञानिक संकेतन। और कुछ संख्याएं लेते हैं और वैज्ञानिक संकेतन को समझते हैं। जैसे आपके पास है 7345। इस संख्या को हमें वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करना है। तो मैंने बोला 7000, हजार मतलब क्या हो गया 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 के साथ अगर मैं 7 का गुणा करता हूं तो यह आ जाएगा 7000, जो कि इसके लगभग बराबर है। लेकिन अगर मैं इसे 7.345 गुणित 10 की घात 3 लिख देता हूं तो ये पूर्ण रूप से इस संख्या के बराबर आ जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि 7345 का जो वैज्ञानिक संकेतन है वो रहेगा 7.345 गुणित 10 की घात 3। क्योंकि जब मैं 7 का गुणा 10 की घात 3 में करता हूं तो यह आ जाता है 7000, और 0.3 का गुणा 10 की घात 3 में होता है तो यह आ जाएगा 300, और 0.04 का गुणा जब 10 की घात 3 में होगा तो यह आएगा 40, और 0.005 का गुणा 10 की घात 3 में होगा तो यह आ जाएगा 5। जब इसको हम हल करेंगे तो ये 7345 एकदम इस संख्या के बराबर आ जाता है। चलिए अगला उदाहरण समझते हैं। 6 को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करना है। तो यहां पर 10 की सबसे बड़ी घात क्या रहेगी? 0। 10 की घात 0, 10 की घात 0 क्योंकि 1 होता है। हम 1 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए? तो 1 में 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया 6 गुणित 10 की घात 0। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से जो आसान या उपयुक्त तरीका है वो तो यही है। तो इस संख्या के लिए हमें वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि वैज्ञानिक संकेतन अत्यंत ही बड़ी संख्या या अत्यंत ही छोटी संख्याओं को उपयुक्त तरीके से प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 6 के लिए हमें वैज्ञानिक संकेतन प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 0.0000007 को वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? तो यहां समझने की बात यह है कि जो 10 की घात आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे यहां पर आपने 10 की घात 3 लिखा था, तो यह घात जो थी ये धनात्मक थी। यहां हमें यह समझना है कि 10 की घात जो है वो ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर 10 की घात 0 लिखा गया तो इसका मान 1 होता है, और 10 की घात -1 लिखा तो इसका अर्थ होता है 1/10, जिसको हम 0.01 भी लिख सकते हैं। 10 की घात -2 का अर्थ होता है 1/10 की घात 2, जिसका मान 0.01 लिखा जा सकता है। और 10 की घात -3 का अर्थ 1/10 की घात 3, जो कि 0.001 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप अगर दशमलव के आगे आने वाली संख्याओं को गिने तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं आ रही हैं। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 10 की घात -6 लिख सकता हूँ। और 10 की घात -6 का अर्थ यह हुआ कि ये 0.00001, 2, 3, 4, 5 और 6 इसके बराबर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर 7 आ रहा है, मतलब यह संख्या इस संख्या का 7 गुना है। मतलब मुझे यहाँ पर इस संख्या में 7 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर के इस संख्या के बराबर हो पाएगा। तो मैं इसका जो वैज्ञानिक संकेतन है वो कुछ इस तरह से लिखूंगा, 7 गुणित 10 की घात -6। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी सबसे पहली गैर शून्य संख्या है उसको लिखने के बाद में आप 10 की घात में ऋणात्मक में घात लगा दीजिए संख्याओं को गिन करके, वह उसका वैज्ञानिक संकेतन बन जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और संख्या हम लेते हैं यहाँ पर 0.0000516। सबसे पहला गैर शून्य अंक जो है वो 5 है, तो हमने लिखा है यहाँ पर 5.16। अब आप संख्याएं गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 10 की घात -5 आ जाएगा। और देखिए अगली संख्या आपके पास 0.00000008192। सबसे पहला गैर शून्य अंक 8, उसके बाद में दशमलव लगा दीजिए और अब यहां से काउंट कर लीजिए कि 8 तक में कितनी संख्याएं हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसलिए 10 की घात में
ऋणात्मक संकेत में आपको लिखना है 10, ठीक है, क्योंकि दशमलव जो है वो आप इस तरफ लगा रहे हैं, इसलिए 10 की घात -10 आ जाएगा। अब हम जो अत्यंत बड़ी या छोटी संख्याएं हैं उनको गुणा करके देखते हैं। 0.005 गुणित 0.0008, तो वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करके हम इन्हें गुणा करेंगे। जैसे इस संख्या को अगर वैज्ञानिक संकेतन में लिखें तो हम इसे लिख पाएंगे 5 गुणित 10 की घात -3, और इसे अगर हम वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करें तो पहला गैर शून्य अंक 8, और यहां तक कितनी संख्याएं हो गई 4, तो 8 गुणित 10 की घात -4। अब आप 5 और 8 को साथ में लिख लीजिए, और 10 की घात में जो संख्या है उनको एक साथ लिख लें, 10 की घात -3 गुणित 10 की घात -4। आधार अगर समान हो तो घातें जो है वो जुड़ जाती है, इसलिए ये तो हो जाएगा 40 गुणित, और यहाँ पर अगर हम दोनों घातों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 10 की घात -7। तो यह आपका अंतिम उत्तर आ गया। इसी तरह से एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे एक संख्या है आपके पास में, अवगाद्रो संख्या 6.022 गुणित 10 की घात 23, यह अत्यंत ही बड़ी संख्या है। और एक और संख्या आपके पास 7.23 गुणित 10 की घात -22, यह अत्यंत ही छोटी संख्या है। अब दोनों को गुणा करना है, तो इन दोनों संख्याओं को पहले साथ में लिख लें, 6.022 गुणित 7.23, और 10 की घात वाले संख्याओं को एक साथ लिख लें, पर हमें मिलेगा 10 की घात 23 गुणित 10 की घात -22। इन दोनों को हम एक साथ हल कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों घातें जो है वो जुड़ जाएगी, और घातों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 10 की घात 1। इन दोनों को गुणा करने पर आपको लगभग प्राप्त होगा 41। तो इसका अंतिम उत्तर जो है वो हमें मिलेगा लगभग 410। तो इस तरह से हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखी हुई संख्याओं को गुणा कर सकते हैं, चाहे वो संख्याएं बहुत बड़ी हो, चाहे वो संख्याएं बहुत छोटी हो, तो इस तरह से हम आसानी से उन्हें हल कर सकते हैं।